गुड डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बेटा बात करेंगे सेल के बारे में कि नीट से रिलेटेड जो सेल चैप्टर है वो एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। दूसरा ये बेटा कि जो सेल में क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, अप टू 8 क्वेश्चंस आते हैं द सिंगल चैप्टर सेल से। और सेल के बारे में मैंने इसलिए विचार किया कि आपको कुछ बताएं, क्योंकि सेल के बारे में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं और उन कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा अपने एक छोटे से वीडियो से। जैसे कि कन्फ्यूजन्स जो रहते हैं वो कन्फ्यूजन किस तरह के रहते हैं। जैसे सबसे पहले कि सेल के कौन से ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेल के ऑर्गेनेलीज में जो है डीएनए की बात अगर हम करें तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस को भी कई जगहों पे ऑर्गेनेलीज बोला गया है। सेल का तो पार्ट होता ही है, इसका फंक्शन भी है, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, तो डीएनए होता है। फिर आता है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कौन होते हैं और क्यों होते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को माना जाता है, क्योंकि दोनों में अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर प्रोटीन्स बना लेते हैं और कुछ प्रोटीन्स को बनाने के लिए वो सेल के मैकेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इनको हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। तो ये एक हो गया डीएनए। फिर इसके बाद आता है इसमें कि पीपीएलओ का साइज हम क्या बताएं, क्योंकि थ्योरी में लिख रहा है 0.3 माइक्रोन मीटर और एक जगह डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है वहां लिख रहा है 0.1 माइक्रोन मीटर। तो मैं अपने नीट एस्पिरेंट्स को ये क्लियर करना चाहता हूं। मैंने हमेशा से क्लास में कहा है बच्चों से कि जब नॉर्मल क्वेश्चन आए कि साइज ऑफ द पीपीएलओ है ना, और ऑप्शन में 0.3 माइक्रोन मीटर हो तो उसी को सही करना है। 0.1 माइक्रोन मीटर का जो है ऑप्शन में तब सही करेंगे जब उसी जो डायग्राम से रिलेटेड चारों ऑप्शन में दिए हों। और ऐसा हुआ भी है 2020 उड़ीसा जो एग्जाम पीएमटी हुआ है ना, नीट का जो री एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन दिया है और उसमें 4 ऑप्शन है। पीपीएलओ का साइज पूछा है, वायरस का जो ऑप्शन है 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर, पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोन मीटर और यही आंसर हो गया। बैक्टीरियल सेल का जो है 1 से 2 माइक्रोन मीटर और यूकेरियोटिक सेल का 10 से 20 माइक्रोन मीटर। तो वो चारों ऑप्शन डायग्राम वाले हैं, तो ये सेपरेट हो गया। अगर आपके ऑप्शन में 0.1 है तो ये वो चारों ऑप्शन देगा। अगर पीपीएलओ का साइज 0.3 बताना है तो ये इन जनरल केसेस में पीपीएलओ का साइज होगा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पीपीएलओ को कहा जाता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है ना, तो एक कंफ्यूजन मैंने ये दूर किया। एक और होता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आती हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं। इसके अलावा सेल का कोई भी ऑर्गेनेली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाता। बच्चों को डाउट होता है जब वो फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, उसके साथ परऑक्सीसोम, उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, बट ऐसा नहीं है। वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिल्कुल नहीं है। केवल ये 4 ऑर्गेनेलीज ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःझिल्ली तंत्र हिंदी में बोलते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने कुछ बातें क्लियर करी। फ्लैजिला के बारे में बच्चों को डाउट होता है सेल से रिलेटेड कि फ्लैजिला के ऊपर मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, चाहे फ्लैजिला हो चाहे सीलिया हो, जो यूकेरियोटिक अगर है तो उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सीलिया और फ्लैजिला जो है एराइज होते हैं। लेकिन अगर वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होगी। मेरे बच्चों, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, क्योंकि वो सेल वॉल से ओरिजिन होता है। प्रोटीन का तो अंतर है ही है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन वाला है ना, ये मैंने बहुत अच्छे बच्चों को, मतलब अंडर 100 वाले बच्चों को भी कंफ्यूज होते देखा है कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला के ऊपर मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में बिल्कुल नहीं होगी। तो ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली एंड राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली में राइबोसोम के अलावा एनिमल सेल का सेंट्रियोल, एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल होता है और लोअर प्लांट्स में होता है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंगाई में सेंट्रियोल होता है।
तो सेंट्रियोल जो है वैसे तो एनिमल सेल का कैरेक्टर है, सेंट्रियोल में भी मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम में भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर है, पहली बात तो ये ऑर्गेनल ही नहीं है, न्यूक्लियस का पार्ट है, और न्यूक्लियोलस में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन उनके सामने आता है कि न्यूक्लियोलस जो है कि चारों ओर मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है। हम नहीं मानेंगे बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उसको मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मानेंगे। ये कॉन्टिन्यूअस होता है न्यूक्लियोलस, किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है ना। तो मैं राइबोसोम की बात कर रहा था, तो राइबोसोम के बारे में हम पैलेडिव पार्टिकल के नाम से भी इसको जानते हैं, राइबो जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। पहली चीज, राइबोसोम में जो एस है ये स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, मतलब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दो तरह के राइबोसोम बताए जाते हैं, 70S 80S, है ना, जो कि 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का करेक्टर है, और 80S जो है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल के कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S होता है, यानी कि 70S तो दोनों जगह होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलीज में, कुछ ऑर्गेनेलीज में। लेकिन 80S जो है राइबोसोम जो है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो ये मैंने राइबोसोम से रिलेटेड आपको बात का मतलब जो डाउट है मैं उनको जो है मैंने दूर किया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कॉमन चीज़ें। दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली हैं, दोनों में खुद का राइबोसोम 70S होता है, दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में लिखा है सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो मेरे प्यारे बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिंगल सर्कुलर डीएनए का मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर डीएनए है। सिंगल जो लिख रहा है एनसीईआरटी में वो ये लिख रहा है कि सर्कुलर डीएनए एक ही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, दोनों ही फिजन से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, और दोनों में ही जो है ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीएस चलता है वो इनर मेम्ब्रेन पे चलता है, क्लोरोप्लास्ट में जो ईटीएस चलता है वो थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे चलता है। तो ये बहुत कुछ सिमिलरिटीज थी, ठीक है ना, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में और क्लोरोप्लास्ट के बीच में सिमिलरिटीज जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंस ये है कि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी की जब बात होती है मेरे बच्चों, तो मैं बता रहा हूं कि अब नीट का पैटर्न जो आने वाला है उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सेल थ्योरी सभी जानते हैं कि स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। स्लेडन जो थे, है ना, वो बॉटनिस्ट थे, ठीक है ना, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान जो है जोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। कंट्री का नाम जरूर याद रखिएगा, मेरे हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1838 में स्लेडन ने अपनी बात कही, और जो है उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कई तरह के सेल से बने होते हैं, और वो सेल जो है कई तरह के टिश्यूज़ को बनाते हैं। और 1839 में स्वान ने जो है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण बातों की मैं बात करूंगा। स्वान ने कहा कि हर सेल के चारों ओर जो है, स्पेशली एनिमल सेल की उन्होंने बात करते हुए कहा था ये बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि आज हम जानते हैं कि हर सेल के चारों ओर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। स्वान ने ही ये कहा था कि सेल वॉल का होना प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसके अलावा स्वान ने ही ये कहा था कि जो सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो 3 बातें बच्चों स्वान ने कही, एक बात स्लेडन ने कही, कुल बातें हो गई 4। 1855 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्सा। उन्होंने सेल थ्योरी में अपना एक पॉइंट ऐड किया कि जो नए सेल हैं वो कहाँ से आते हैं। तो कोई भी नए सेल जो है पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। ये बात जिसको हमने ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, या सेल लीनेस थ्योरी के रूप में कहा है, और इसलिए इन्होंने कहा है कि सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया तो रुडोल्फ विर्सा ने किया। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑप्शन में रुडोल्फ विर्सा अलग है, स्लेडन एंड स्वान अलग है, तो आप आंसर स्लेडन एंड स्वान को देंगे क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा। लेकिन अगर कोई एक और ऑप्शन है जिसमें स्लेडन, स्वान और रुडोल्फ विर्सा तीनों का नाम दिया है, देन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि ये तीनों ही सेल थ्योरी से रिलेटेड हैं।
तो इस तरह के मैंने कई सारे क्वेश्चंस को जो है ना दूर करने की कोशिश की है। आगे के वीडियोस में मैंने बताया है आपको कि जब मैं बोर्ड यूज़ करने लगूंगा बहुत जल्दी ही, तो मैं आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, और फिर मैं आपसे कमेंट्स भी डिमांड करूंगा कि आपके कुछ राय हो, एडवाइस हो तो वो मुझे बताइए। ठीक है, तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करिए कि कुछ और नया धमाकेदार कुछ शॉर्ट समरी के रूप में मैं आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।